Hello everyone, this is your revision video for half yearly exam subject history. So for our first topic is literary sources on colonial India. मीन्स इंडिया में जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया पर, उस समय के जो लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल हैं वो कौन कौन से हैं. न्यूमरस रिलायबल सोर्सेज आर अवेलेबल. बहुत सारे से रिलायबल सोर्सेज अवेलेबल हैं जिससे हम रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं इंडियन हिस्ट्री को ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल times. Many of these are literary and visual sources which can be classified into two broad groups. बहुत सारे sources जो हैं वो literary हैं और visual हैं, जिनको two broad groups में classify किया है. One is administrative record and another one is non-official records. अब administrative records कौन से थे? These are the documents that a country or an establishment maintains for carrying out its official work. एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स होते थे डॉक्यूमेंट्स जो कि कोई भी कंट्री या जब इस्टेब्लिश होती थी तो वो अपने आप को कैसे मेंटेन करते थे. तो कुछ डॉक्यूमेंट्स तो होते थे ना उन लोगों के पास. ऑफिशियल वर्क जो होता है, कोई भी अगर जैसे कोई भी उन्होंने इवेंट किया है, कोई बैटल हुई है, या वो जो नई नई पॉलिसीज़ लेकर आते थे, तो वो सब वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड करके रखते थे. तो वो रिकॉर्ड्स होते थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, मीन्स रिलेटेड टू ऑफिशियल वर्क. ब्रिटिश कंसिडर्ड इट इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन रिटर्न रिकॉर्ड्स फॉर देयर डीलिंग्स. ब्रिटिशर्स अपने हर रिकॉर्ड्स को रिटर्न में मेंटेन करके रखते थे, जितने भी उनके डॉक्यूमेंट्स होते थे, जो भी वो लोग डील करते थे उनसे रिलेटेड. दे नोटेड डाउन ऑल ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस, प्लान्स, डिसीजंस, एग्रीमेंट्स एंड इन्वेस्टिगेशंस दैट वर स्टडीड एंड डिबेटेड अपॉन लेटर. जितने भी उनके इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे, जो सीनियर ऑफिसर्स होते वो जूनियर्स को जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो जो प्लान्स बनाते थे, जो वो लोग डिसीशंस लेते थे, एग्रीमेंट कोई साइन होता था, कोई इन्वेस्टिगेशन होती किसी चीज़ को लेकर, इन सब चीज़ की वो लोग स्टडी करते थे और उनके ऊपर डिबेट होती थी. फिर देन उसको प्रैक्टिस करते थे. डिफरेंट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट जैसे कि मेमोज हो गए, नोटिंग्स हो गई, रिपोर्ट्स हो गए. तो ये मेमोज, नोटिंग्स, रिपोर्ट्स, ये सब क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हैं जो कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन अपने पास रखते थे इंडियन, जब वो इंडिया पर रूल कर रहे थे. द ब्रिटिश न्यू दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस वेयर इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स कुड बी केप्ट सेफ. अब ब्रिटिशर्स जानते थे कि इम्पॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना, किसके लिए? फ्यूचर के लिए. सो उन्होंने हर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन में अलग से रिकॉर्ड रूम्स बना रखे थे जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स को वो लोग सेफली प्रिजर्व करके रखते थे. जितने भी उनके डॉक्यूमेंट्स होते थे, लेटर्स होते थे, सबको सेव करके वहाँ पर रखते थे. आर्चीव्स से, म्यूजियम से, ये सब उन्होंने इस्टेब्लिश किए थे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करने के लिए. बाद में अर्ली 19th सेंचुरी में फिर वो लोग उन्होंने कैलीग्राफिस्ट को हायर करना स्टार्ट किया. कैलीग्राफिस्ट कौन होते थे? जिनकी राइटिंग बहुत ब्यूटीफुल होती थी, वो लोग बहुत अच्छे से ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिखते थे. उन लोगों ने उन्हें हायर करना स्टार्ट कर दिया. प्रिंटिंग मशीन्स कैम टू बी वाइडली यूज इन मिड 19th सेंचुरी. अर्ली 19th सेंचुरी में तो कैलीग्राफिस्ट होते थे जो लोग हैंड से लिखते थे, और मिड 19th सेंचुरी में फिर प्रिंटिंग मशीन्स का इन्वेंशन हो गया था. With this, practice of printing and circulating multiple copies of official records began. फिर प्रिंटिंग मशीन्स आ गई तो फिर कॉपीज़ बनना स्टार्ट हो गई, मीन्स प्रिंट होना स्टार्ट हो गई. पहले जितनी भी कॉपीज़ बनती थी वो हैंड से लिखी जाती थी. देन सर्वेज. British felt that they could administer their Indian territories effectively if they carried out surveys to collect vital information on the Indian subcontinent and map its area. अब ब्रिटिशर्स को क्या फील हुआ? उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें बेटर एडमिनिस्टर करना है इंडियन टेरिटरी पर, तो उन्हें वहाँ पर सर्वे करना होगा. पहले उन्हें अच्छे से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी इंडियन टेरिटरी के बारे में, कितना एरिया है, मैप करना होगा उनको पूरा, कितनी लैंड है इंडिया की, कितना एरिया है, वहाँ पर कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती है, कितनी पॉपुलेशन है, इस टाइप से जितना भी वो जोग्राफी होती है सब कुछ उन्हें पता करनी होगी, तभी वो अच्छे से वहाँ पर एडमिनिस्टर कर पाएंगे. सो उन्होंने इंडिया में सर्वे करना स्टार्ट किया. कब किया? तो उन्होंने 1767 में देहरादून में. ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे विच बिगेन इन 1802 CE अंडर ब्रिटिश सर्वेयर कॉलोनियल विलियम लैम्पटन could be completed after 5 decades of its beginning under Surveyor General of India, Lieutenant George Everest.
The main achievement of this survey were a demarcation of British territories to the Indian subcontinent with scientific accuracy and measurement of height of Himalayan peaks, Everest, K2 and Kanchenjunga. उन्होंने इंडिया में सर्वे किया तो उसका उनको अचीवमेंट क्या हुआ कि उन्होंने इंडियन सबकॉन्टिनेंट की साइंटिफिकली पूरी एक्यूरेसी निकाली कि हिमालय की हाइट कितनी है, जो यहाँ पे पिक्स है, एवरेस्ट है, कंचनजंगा जो है, इन सब की हाइट्स कितनी है, सारा उन्होंने मेजरमेंट करवाया. रेवेन्यू सर्वेस वर कंडक्टेड इन रूरल इंडिया. जो रूरल इंडिया था वहाँ पर उन्होंने रेवेन्यू सर्वे भी करवाया. Several other surveys like botanical, zoological, archaeological, anthropological, forest surveys conducted to know about the soil quality, flora, fauna, local histories, cropping pattern, geographical features of the subcontinent. उन्होंने अलग अलग सर्वेस करवाए. कोई फ्लोरा को रिलेटेड थे, कोई फोना को रिलेटेड थे, कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, कौन से प्लांट्स होते हैं यहाँ पर, यहाँ की जोग्राफी कैसी है, यहाँ की सॉइल कैसी है, कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती है, ये सारे सर्वेस उन्होंने यहाँ पर कंडक्ट करवाए इंडिया में. By the end of 19th century, census, which is an official survey of the population of country, was carried out every 10 years to gather statistics on the population of Indian provinces and the caste, religion and occupation of the people of India. फिर एंड ऑफ 19th सेंचुरी में उन्होंने सेंसस जो होता है, जो कि एक ऑफिशियल सर्वे होता है किसका, पॉपुलेशन का, कि कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, उसका सर्वे होता है, उसे कहा जाता है सेंसस. वो उन्होंने करवाया. ये हर 10 ईयर्स में किया जाता है, एवरी 10 ईयर्स में अभी भी किया जाता है कि यहाँ पर कौन सी कास्ट के कितने पॉपुलेशन है, कौन से रिलीजन की पॉपुलेशन कितनी है, लोगों की ऑक्यूपेशन क्या है इंडिया में, इन सब चीज़ों का सर्वे किया जाता है. तो वो हो गया मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स. देन आई नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. Wide range of official records maintained and preserved by British indeed provide a good understanding of how machinery of British administration operated in India. अब जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ब्रिटिशर्स मेंटेन करते थे उससे ये तो पता चल गया कि उन लोगों ने कितना बेटर एडमिनिस्ट्रेट किया इंडिया में, कैसे किया, वो सब तो पता लग गया. सो दिस रिकॉर्ड्स वर क्रिएटेड टू सूट द ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया. अब ये जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते थे ब्रिटिशर्स के थ्रू किए जाते थे. सो ब्रिटिशर्स का पॉइंट ऑफ व्यू तो अच्छे से समझ में आता है. But the records were tallied in accordance with how British officials perceived things to be and what they wanted to present to the future generation. Hence, historian must rely on non-official literary sources, especially those produced by the people of India, to get an understanding of their true feelings, aspirations, motives and actions. अब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स तो ब्रिटिशर्स के होते थे, तो ब्रिटिशर्स का तो हमें पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया, लेकिन हमें नॉन लिटरेरी सोर्सेज को भी देखना कंपलसरी था. नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो होते थे वो, क्योंकि हमें जो कॉमन पीपल थे, इंडियन सिटीजन्स जो थे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना था. उनके मोटिवेशंस क्या थे, उनके एस्पिरेशंस क्या थे, वो लोग क्या फील करते थे. सो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें नॉन लिटरेरी सोर्सेज से पता लगती है. तो ये सारे जो लिटरेचर्स हैं ये किस फॉर्म में, डायरीज़ है, अकाउंट्स है पिलग्रिम्स की, ट्रैवलर्स की, ऑटोबायोग्राफीज है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की, पॉपुलर बुकलेट्स है, जो कि लोकल बाजार में सोल्ड किए जाते थे. ये सारी नॉन लिटरेरी सोर्सेज, इनके थ्रू हमें कॉमन पीपल की फीलिंग्स पता चलती है. इंडियन बिगैन टू पब्लिश सेवरल न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स लाइक ट्राइब्यून, यंग इंडिया, केसरी, अमृता बाजार पत्रिका इन इंग्लिश एज वेल एज vernacular languages which reported on political, economic and social issues of the natives. अभी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पे पब्लिश होना उस समय स्टार्ट हो गए थे. अगस्त 1891 में एक उर्दू न्यूज़ आती थी मेरठ में, जिसका नाम था नज़म उल अकबर. रिपोर्टिंग ऑन द डेटरोटिंग इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द इंडियन मासेस रिमार्क्ड, देयर कैन बी हार्डली बी टू ओपिनियंस दैट दिस कंट्री इज सिंकिंग डीपर एंड डीपर इनटू पॉवर्टी एंड दैट दिस ग्रोइंग पॉवर्टी इज ड्यू टू ड्रेन ऑफ वेल्थ टू इंग्लैंड. उसमें ये सब बताया गया था कि इंडिया की हालत दिन पर दिन ख़राब होती जा रही, वो लोग और ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं और सारा वेल्थ किसके पास जा रहा है, इंग्लैंड में. क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो सारा पैसा कमा के वो लोग इंग्लैंड में सेंड कर रहे थे. आर्टिकल्स, पोएम्स, नॉवेल्स, ये सारे मीडियम थे जो इंडियन लीडर्स थे, जो रिफॉर्मर्स थे, स्कॉलर्स थे, राइटर्स थे, उनके आइडियाज़ स्प्रेड करने के. अनफॉर्चुनेटली दिस सोर्सेज नरेट द स्टोरी ऑफ लिटरेट इंडियंस हु वर इन माइनॉरिटी. अब अनफॉर्चुनेटली क्या, ये जो सोर्सेज थे ये भी जो पढ़े लिखे लोग होते थे, जो एजुकेटेड होते थे, उन लोगों के बारे में बताता है. लेकिन जो ट्राइबल पीपल्स होते थे, जो फार्मर्स होते थे, जो माइन वर्कर्स होते थे, जो पुअर होते थे, उन लोगों के बारे में तो अभी भी हम लोग कुछ नहीं जानते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेंशन ऑफ द कंपनीज रूल. कंपनीज रूल मीन्स कौन सी कंपनी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. उन्होंने अपना एक्सपेंशन इंडिया में कैसे किया.
After analyzing the above map, you must have been wondering how English East India Company expanded its territories in Indian subcontinent. English East India Company few territories were annexed directly by launching military attacks, while most were occupied using various political, economic and diplomatic strategies by Governor General of India. उन्होंने यहाँ पर या तो डायरेक्टली अनेक्स किया, अपने मिलिट्री अटैक्स करवाए, या उन्होंने बहुत सारा स्पेस कैसे ऑक्यूपाई किया, जो उनकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज थी, जो उन्होंने जो गवर्नर जनरल्स होते थे उन लोगों के, उन्होंने यहाँ पर अपनाई. After consolidating its power with rich revenues from 3 wealthy provinces at its disposal, English East India Company was all set to begin a new series of conquests in Indian subcontinent. By now, all other European trading companies were not powerful enough to challenge company's ambitions of territorial expansion in India. Let us have a look at the activities of the company. First, appointing residents. सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, रेसिडेंट्स अपॉइंट करना स्टार्ट किए. रेसिडेंट्स कौन होते थे? जैसे जो रूलर्स होते थे, जो इंडियन रूलर्स होते थे, जो यहाँ पर जो राजा होते थे, उनके दरबार में ये लोग अपना एक ब्रिटिश ऑफिसर को अपॉइंट करके रखते थे, जिसे कहा जाता था रेसिडेंट. उसे वो पूरे टाइम वहीं रहता था. अब वो राजा के दरबार में क्या हो रहा है, वो कैसे रूल कर रहा है, क्या वहाँ पे प्लानिंग हो रही है, क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो सब उसे पता होता था. द कंपनी वॉन्टेड टू कीप अ चेक ऑन एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन रूलर्स. कंपनी क्या चाहती थी कि इंडियन रूलर्स पर की एक्टिविटीज़ को चेक करना चाहती थी कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे वो अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं पॉलिटिकली भी और कमर्शियली भी. सो उन्होंने अपने रेसिडेंट अपॉइंट किया था. कब? जब बैटल ऑफ बुक्सार हो गई थी 1764 में. उसके बाद इंडियन रूलर्स को बहुत सारे इंटरफेरेंस फेस करने पड़े, क्योंकि वो रेसिडेंट्स ऑल टाइम वही रहता था, तो वो हर चीज़ में इंटरफेयर करते थे. जैसे कि कौन सक्सेसर बनेगा राजा के बाद, किसको सिंहासन मिलेगा, कौन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे अपॉइंट किया जाएगा, ऐसे जितने भी उनके ऑफिशियल होते थे प्लानिंग, जो भी उनके डिसीजंस होते थे, उनमें ये रेसिडेंट का इंटरफेरेंस होता था. डिस्कसिंग द रोल दैट रेसिडेंट प्ले इन इंडियन स्टेट्स जेम्स मिल राइट्स, we place a resident who really is the king of the country as long as the prince does what is agreeable to the resident, that is to the British government, things go on quietly. But the moment prince takes a course which British government think wrong, they comes clashing and disturbance. This explains that company use resident to keep a check on activities of the Indian rulers. Okay, next उन्होंने किया subsidiary alliance लेके आए वो. Another strategy of company to annex Indian state was forcing the state to accept the subsidiary alliance. अब उन्होंने forcefully accept करवाया रूलर से कि उन्होंने subsidiary alliance accept करना पड़ेगा. इसके अकॉर्डिंग क्या था? As per this alliance, the rulers were not allowed to have their own military. इसके अकॉर्डिंग वो लोग जो रूलर्स होते थे, वो लोग अपनी मिलिट्री नहीं रख सकते थे, उन्हें ब्रिटिशर्स की मिलिट्री को ही रखना पड़ेगा. ये उन्होंने फोर्सफुली मनवाया रूलर्स से. देयर टेरिटरीज वर प्रोटेक्टेड बाय ब्रिटिश फोर्सेज दैट वर डेवलप्ड इन देयर टेरिटरी. ठीक है, उनके टेरिटरी को कौन प्रोटेक्ट करेगा? ब्रिटिश फोर्सेज ही प्रोटेक्ट करेगी. रूलर्स हैड टू पे अ सब्सिडी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ब्रिटिश ट्रूप्स. अब वो लोग प्रोटेक्ट करेंगे तो फ्री में तो प्रोटेक्ट करेगी नहीं ना, तो रूलर्स को उन्हें मेंटेन करने के लिए उन्हें सब्सिडी देनी पड़ती थी. टर्म ऑफ सब्सिडरी अलायंस वर वेरी हार्श, सो मच सो दैट स्टेट्स साइनिंग द अलायंस वर्चुअली लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस. इसकी वजह से रूलर्स की इंडिपेंडेंसी ख़त्म हो चुकी थी पूरी तरीके से. रिचर्ड वेलेस्ली, हु वॉज द गवर्नर जनरल बिटवीन 1798 एंड 1805, signed his subsidiary treaties with Nizam of Hyderabad, Nawab of Awadh, Tanjore, Surat and Karnataka. As per alliance, if Indian rulers failed to make the payment of the subsidy, then company took over a part of their territory as penalty. अब उन लोगों ने ज़बरदस्ती फोर्सफुली करवाया कि नहीं, आपकी आर्मी को, आपकी टेरिटरी को ब्रिटिश फोर्स ही प्रोटेक्ट करेगी, आप लोग अपनी आर्मी नहीं रख सकते हो. और जो आर्मी रखी जाती थी, ब्रिटिश फोर्स जो रखी जाती थी, उसे मेंटेन करने के लिए रूलर्स को सब्सिडी देनी पड़ती थी. और अगर कोई रूलर फेल हो गया सब्सिडी देने में, तो कंपनी उसको अपने अंडर में ले लेती थी उस टेरिटरी को एज पेनल्टी. अ ब्रिटिश राइटर गोज टू द एक्सटेंट ऑफ कंपेयरिंग सब्सिडी अलायंस विद द सिस्टम ऑफ फैटनिंग अलाइज एज वी फैटन ऑक्सन टिल दे आर वर्दी ऑफ बीइंग devoured. In 1801, non-payment of subsidy costed the Nawab of Awadh more than half his territory. 1801 में क्या हुआ? जो नवाब के अवध के जो नवाब थे, वो फेल हो गए सब्सिडी देने में, तो उनकी ज़्यादा
हाफ से भी ज़्यादा टेरिटरी कंपनी ने हड़प ली। कंपनी ऑल्सो टुक अवे टेरिटरीज ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद फॉर द सेम रीज़न। और जो हैदराबाद के नवाब थे जिनका नाम था निज़ाम, उनकी भी टेरिटरी उन्होंने ले ली थी। फिर उन्होंने डायरेक्ट मिलिट्री अटैक भी करवाए। कंपनी एंगेज्ड डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन विद इंडियन रूलर्स ओनली व्हेन इट फेल्ट अ थ्रेट टू इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। अगर कोई रूलर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, कंपनी को खतरा लगता था उन रूलर्स से, तो उन्होंने डायरेक्टली मिलिट्री अटैक भी करवाए। जैसे कि उन्होंने 4 वॉर्स करवाई स्टेट ऑफ मैसूर टू क्रश द राइजिंग पावर ऑफ इट्स रूलर हैदर एंड टीपू, हु द कंपनी परसीव्ड एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस। अभी जो हैदर अली और जो टीपू सुल्तान जो थे, दोनों रूलर्स बहुत पावरफुल थे, इनसे कंपनी को बहुत खतरा लग रहा था, तो इनके ऊपर उन्होंने डायरेक्ट अटैक भी करवाए। तो 4 वॉर्स हुई। फर्स्ट हुई थी एंग्लो मैसूर वॉर। मैसूर इमर्ज्ड एज अ पावरफुल स्टेट अंडर द रूल ऑफ हैदर अली 1761 टू 1782। ये इनका टाइम पीरियड है, रूलिंग टाइम पीरियड हैदर अली का। और टीपू सुल्तान का है 782 से लेकर फिर 1799 तक। तो ये दोनों जो रूलर्स थे बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। हैदर अली वॉज अवेयर ऑफ थ्रेट कंपनी पोज्ड टू मैसूर, सो ही स्टार्टेड मॉडर्नाइजिंग आर्मी विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच ऑफिसर्स। अब हैदर अली जो थे, उन्हें कंपनी से पता था कि कंपनी हमारे लिए खतरनाक है। कहाँ पर? मैसूर में। तो उन्होंने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करना स्टार्ट किया। किसके हेल्प से? फ्रेंच ऑफिसर्स की हेल्प से। हैदर अली के सन थे टीपू सुल्तान, इन्होंने भी वही क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन किया फ्रेंच से और अपनी आर्मी को ट्रेन करना स्टार्ट किया यूरोपियन लाइन्स के अकॉर्डिंग। कंपनी सॉ दिस एज अ चैलेंज ऑफ इट्स अथॉरिटी। स्टेट ऑफ मैसूर कंट्रोल्ड द ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट। अब जो मैसूर स्टेट थी, उन्होंने मालाबार कोस्ट पर अपने ट्रेड को कंट्रोल कर लिया। उन्होंने ट्राई किया कि ब्रिटिश ट्रेड को वहाँ से वो रेस्ट्रिक्ट कर दें। उन्होंने सैंडलवुड और स्पाइसेस को जो एक्सपोर्ट होता था वहाँ से उसे बंद करवा दिया। ही ऑल्सो स्टॉप्ड लोकल मर्चेंट फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। वहाँ के जो लोकल मर्चेंट्स थे उन्हें भी बंद करवा दिया कि वो लोग ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ जो कंपनी थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके साथ किसी भी तरह का कोई बिजनेस नहीं करेगी। दिस एपिसोड एंगर्ड कंपनी एंड दे फॉट अ सीरीज ऑफ 4 वॉर्स विद मैसूर। इसकी वजह से कंपनी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने 4 वॉर कराई मैसूर के साथ। एक तो हुई थी 1767 से लेकर 1769 तक, फिर दूसरी हुई 1780 से 84 तक, मतलब 4 साल तक दूसरी चली। फिर तीसरी 2 साल चली 1790 से लेकर 1792 तक, और लास्ट वाली 1799 में, जिसे कहा जाता है एंग्लो मैसूर वॉर्स। एंग्लो वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है? रिलेटेड टू इंग्लैंड और यूके, मीन्स इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड जो भी लोग हैं उन्हें एंग्लो कहा जाता था। एंग्लो मैसूर वॉर। आफ्टर फेसिंग डिफीट इन फर्स्ट 3 वॉर, कंपनी फाइनली वॉन द लास्ट वॉर फोर्ट एट टिपूस कैपिटल सेरिंगापट्टनम। ठीक है, फर्स्ट के 3 वॉर्स तो वो लोग हार गए, लेकिन चौथी वॉर में वो लोग जीत गए टीपू कैपिटल को, जिसका नाम था सेरिंगापट्टनम। टीपू सुल्तान को मार दिया गया और मैसूर को जो है वो कंपनी के अंडर में ले लिया गया, और वहाँ पर भी फिर उन्होंने सब्सिडरी अलायंस लगा दिया। टीपू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पीस ऑन ह्यूमिलेटिंग टर्म्स। नेक्स्ट हुई एंग्लो मराठा वॉर। अब ये तो मैसूर में हो गए, फिर मराठास के साथ हुई। मराठा किंगडम वॉज ऑल्सो एनेक्स्ड बाय कंपनी थ्रू डायरेक्ट मिलिट्री अटैक। मराठा पे भी उन्होंने डायरेक्ट मिलिट्री अटैक करवाया। मराठास हैड बिकम वीक आफ्टर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। जब थर्ड बैटल हुई पानीपत में 1761 में, उसके बाद मराठा पावर वीक होती चली गई। एट द टाइम ऑफ गवर्नर जनरलशिप ऑफ रिचर्ड वेलेस्ली, मराठा किंगडम comprised of a confederacy of several states under the Sardar or chiefs with the Peshwa as their military and administrative head. कॉन्फेडरेसी मीन्स भी अलायंस ही होता है। ठीक है, तो जो गवर्नर जनरल थे उस समय रिचर्ड वेलेस्ली, उन्होंने मराठा किंगडम पर भी अलायंस लगवाया। उनके सेवरल स्टेट्स में जो कि सरदार्स होते थे, चीफ्स होते थे, या जो पेशवास होते थे, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, देयर वर फ्रिक्वेंट पावर स्ट्रगल बिटवीन मराठा सरदार्स। अब जो मराठा सरदार्स होते थे उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्शंस होता था, तो इसका फ़ायदा किसने उठाया? कंपनी ने। पेशवा वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन कॉन्स्पिरेसीज एंड इनफाइटिंग्स ऑफ द सरदार्स। द कंपनी टुक एडवांटेज ऑफ द डिसयूनिटी ऑफ मराठा सरदार्स एंड डिफिटेड मराठा कॉन्फेडरेसी इन अ सीरीज ऑफ 3 वॉर्स। अब जो आपस में सरदार्स, जो मराठा सरदार्स थे, उनके आपस में जो कॉन्फ्लिक्शंस था उसका फ़ायदा कंपनी ने उठा लिया। ठीक है, जैसे स्टोरी सुनिए ना 2 बिल्ली और बंदर वाली की, 2 बिल्ली लड़ती रहती रोटी के लिए और बंदर फ़ायदा उठा लेता है, उसी टाइप से यहाँ हुआ। वो मराठा सरदार आपस में ही लड़ते रहेगा और फ़ायदा उठा लिया कंपनी ने।
तो उन्होंने 3 वॉर कराई मराठास के ऊपर भी, 1775 से लेकर 1782 तक, फिर 1803 से लेकर 1805 तक और 1817 से लेकर 1818 तक. No party emerged as a clear victor in First Anglo-Maratha War. In Second Anglo-Maratha War, company got control over Orissa and territories north of Yamuna River, including Agra and Delhi. Finally, Marathas were completely crushed in Third Anglo-Maratha War. The Peshawar was removed and pensioned off to Bithur near Kanpur. The company gained complete control over the territories south of the Vindhyas. फर्स्ट वॉर में तो किसी को भी क्लियर विक्ट्री नहीं मिली. सेकेंड वॉर में कंपनी ने उड़ीसा पर अपना कंट्रोल कर लिया, उड़ीसा पर और नॉर्थ ऑफ यमुना रिवर पर, मीन्स इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली. और लास्ट जो थर्ड वॉर हुई उसमें पेशवा को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया और कंपनी ने पूरा कंट्रोल कर लिया. कहाँ पर? विंध्यास के साउथ में. फिर वो लोग लेके आए पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी. फ्रांसिस रॉडन हेस्टिंग्स, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1813 टू 1823, इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी टू एनेक्स द इंडियन स्टेट्स. अरे पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी कौन लेके आए थे? फ्रांसिस रॉडन हेस्टिंग्स. ये गवर्नर जनरल थे इंडिया के 1813 से लेके 1820 तक. इन्होंने इंट्रोड्यूस किया पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी. इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम पावर थी, पैरामाउंट मीन्स होता है सुप्रीम, जो सुप्रीम पावर थी, अथॉरिटी थी इंडिया की, वो किसके हैंड में थी? कंपनी के हैंड में. It could directly annex or threaten to annex any Indian state in order to protect its interest. It became basis of many policies that were laid down by British in coming years. The policy of paramountcy was bitterly opposed by many Indians. अभी जो पॉलिसी थी पैरामाउंटसी की, ये बिटरली अपोज किए गई बहुत सारे इंडियंस के थ्रू. एक प्रोटेस्टर उसमें थी रानी छन्नम्मा, who fought against English and led a resistance movement against them when they tried to annex her state कितूर, जो कि कर्नाटक का पार्ट है. She was arrested in 1824 and later died in prison. इन्हें 1824 में अरेस्ट कर लिया गया और बाद में ये प्रिजन में ही इनकी डेथ हो गई. The resistance movement started by Rani did not die out with her. It was carried forward by Rayana, who was a poor chowkidar from Sangoli in Kittur. He destroyed many British camps and records with the help of supporters. However, he was executed by British in 1830. अब रानी की डेथ के बाद भी मूवमेंट ख़त्म नहीं हुआ. उन्हीं के एक चौकीदार थे रायना, जो कि संगोली कितूर में एक जगह होगी, वहाँ के चौकीदार थे. उन्होंने इस रेजिस्टेंस मूवमेंट को आगे बढ़ाया. बहुत सारे ब्रिटिश कैंप्स को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया, बहुत सारे रिकॉर्ड्स को भी डिस्ट्रॉय किया सपोर्टर्स की हेल्प से. बाद में इन्हें भी एग्जीक्यूट कर लिया गया 1830 में. फिर 1830 लेट में थ्रेट ऑफ रशियन इन्वेशन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. अब जो रशियन इन्वेशन थे, में जो रशियन साइड से भी जो ट्रेड करने आते थे, उन लोगों से भी उन्हें खतरा लगा. सो टू सिक्योर दिस एरिया ऑफ कंपनी टू कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान एंड सिंध विच वर लोकेटेड इन दिस पार्ट. उन्होंने फिर अफगानिस्तान और सिंध पे भी कंट्रोल कर लिया. Between 1838 and 1842, company established its indirect rule in Afghanistan after fighting war with it. Sindh was captured a year later in 1843. ठीक है, पहले तो इन्होंने अफगानिस्तान को कैप्चर किया, बाद में सिंध को भी कैप्चर कर लिया. नेक्स्ट वॉज द टर्न ऑफ पंजाब, हुज पावरफुल रूलर महाराजा रंजीत सिंह डाइड इन 1839. Taking advantage of the absence of a strong stable government in kingdom, company annexed Punjab in 1849 after fighting 2 long wars for it. ठीक है, जो पावरफुल रूलर थे पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह, उनकी डेथ के बाद वहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था, तो उसका भी एडवांटेज उठा लिया कंपनी ने और वहाँ पे भी अपना कंट्रोल कर लिया. 1849 में वहाँ पर भी उन्होंने 2 वॉर्स करी. फिर वो लोग लेके आए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, न्यू पॉलिसी लेके आए. द लास्ट फेज ऑफ एनेक्सेशन हैपन फ्रॉम 1848 टू 56 व्हेन लॉर्ड डलहौजी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. अभी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लेके आए थे? लॉर्ड डलहौजी. ये उस समय गवर्नर जनरल थे इंडिया के. सिंस हिज अराइवल इन इंडिया, डलहौजी वाज डिटरमाइंड टू एक्सटेंड डायरेक्ट ब्रिटिश रूल ओवर द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. इन्होंने क्या डिटरमाइन किया? इन्होंने डायरेक्ट ब्रिटिश रूल मैक्सिमम पॉसिबल एरियाज में एक्सटेंड कर लिया. ही अडॉप्टेड न्यू पॉलिसी कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स टू एक्सटेंड कंपनीज रूल इन इंडिया. According to this policy, when ruler of a protected state died without a biological male heir, his kingdom would automatically lapse. इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर कोई रूलर की डेथ हो गई और उसका कोई बायोलॉजिकल सन नहीं है, मीन्स उसका आपका खुद का सगा बेटा नहीं है अगर कोई, तो वो जो किंगडम है वो किसके कंट्रोल में चला जाएगा? डायरेक्टली कंपनी के कंट्रोल में चला जाएगा. मीन्स वो लैप्स हो गई है उनकी
टेरिटरी। इफ़ दिस रूलर हैड अडॉप्टेड सन दे वुड हैव नो राइट टू द थ्रोन। अगर उनका कोई अडॉप्टेड सन है तो उन्हें कोई राइट नहीं दिया जाएगा सिंहासन लेने का, वो जो रूलर है वो लैप्स हो जाएगा। The protected states included states that had accepted by subsidiary alliance and those created by the company. Many states including Satara, Nagpur, Sambalpur, Udaipur and Jhansi were annexed under this doctrine. अभी जितने भी स्टेट्स के नेम दिए हैं ये सब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर लैप्स हो गए क्योंकि इन सब के कोई भी बायोलॉजिकल सन नहीं थे। फाइनली 1856 में अवध को भी इन्होंने अनेक्स कर लिया नवाब वाजिद अली शाह में के टाइम पीरियड में। एक्चुअली अवध वॉज सीन एज अ मार्केट फ्रॉम ब्रिटिश गुड्स इन फ्यूचर, सो डलहौसी वांटेड टू ब्रिंग इट अंडर कंपनीज कंट्रोल। जो अवध था वहाँ का मार्केट बहुत अच्छा था ब्रिटिशर्स के लिए, फ्यूचर के लिए, तो उन्होंने वहाँ पर भी अपना कंट्रोल कर लिया। ह्यूमिलेटिंग वे इन विच नवाब वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एंगर्ड द पीपल ऑफ अवध। अब जो उन्होंने ह्यूमिलेट करके, बेइज्जत करके जो वहाँ के नवाब को निकाल दिया, तो वहाँ के जो पीपल थे वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने रिवॉल्ट करना स्टार्ट किया 1857 में। Thus by 1857 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी completed the task of annexing the Indian territories.